पीटर थील अक्सर एक सवाल पूछते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे आप मानते हैं पर ज्यादातर लोग उससे सहमत नहीं हैं? ये सवाल अपने आप में काफी गहरा है ना? बिल्कुल, बहुत गहरा। और यही सवाल आप देखें तो हमें पीटर थील की किताब 0 to 1 के बिल्कुल केंद्र तक ले जाता है। उनका पूरा जो दर्शन है वो इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमता है, कुछ बिल्कुल नया बनाना, न कि पहले से मौजूद चीजों की बस नकल करते रहना। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये पीटर थील की किताब 0 to 1 से निकले कुछ मुख्य विचारों और उनके विश्लेषण पर ही रहेगी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें एक YouTube चर्चा का ट्रांसक्रिप्ट है और एक पॉडकास्ट का सारांश भी है। दोनों ही थील के नजरिए को काफी अच्छे से खोलते हैं। हाँ, और ये स्रोत हमें मदद करते हैं समझने में कि थील की नज़र में असली इनोवेशन क्या है, उद्यमिता का मतलब क्या है। असल में इस बातचीत का मकसद यही है कि थील के उन सिद्धांतों को ज़रा गहराई से समझें। ये शायद उन लोगों के लिए बहुत काम के हो सकते हैं जो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या जो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 0 to 1 जाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है और स्रोत इसके क्या रास्ते बताते हैं। हाँ बिल्कुल, देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। थील कहते हैं कि प्रगति दो तरह की होती है। एक है 1 to N, जिसे वो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज प्रगति कहते हैं। इसका सीधा मतलब है जो चीजें पहले से हैं उन्हें लेना और उन्हें फैलाना, उनकी नकल करना। स्रोत में चीन के विकास मॉडल का उदाहरण भी दिया है कि कैसे उन्होंने बड़े पैमाने पर पश्चिम में जो टेक्नोलॉजी या आइडियाज थे, जैसे रेल, एयर कंडीशनिंग, उन्हें अपनाया और फैलाया। सही कहा। और ये 1 to N वाला रास्ता जो है वो ज्यादा आसान लगता भी है क्योंकि इसमें आप जानी पहचानी चीजों पर काम कर रहे होते हैं ना जी। लेकिन थील जिस पर ज्यादा जोर देते हैं वो है दूसरी तरह की प्रगति, 0 to 1। 0 to 1। हाँ, 0 to 1। इसे वो वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर प्रगति कहते हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, बिल्कुल नया, फ्रेश। जैसे शायद पहला आईफोन जिसने पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री ही बदल दी। ये शायद एक अच्छा उदाहरण हो सकता है 0 to 1 का। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। थील का एक कथन भी है स्रोत में, अगर कोई इनको कॉपी करेगा तो वो उनसे सीख नहीं रहा, मतलब नकल करना इनोवेशन नहीं है उनके हिसाब से। एकदम सही। और थील के लिए ये जो 0 to 1 वाली प्रगति है, इसका इंजन है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। लेकिन वो टेक्नोलॉजी को सिर्फ कंप्यूटर या गैजेट्स तक ही नहीं रखते। उनके लिए टेक्नोलॉजी का मतलब है किसी भी काम को करने का कोई भी नया और बेहतर तरीका, ऐसा तरीका जिससे कम संसाधनों में ज्यादा हासिल किया जा सके। अच्छा। और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन यानी मौजूदा चीजों को दुनिया भर में फैलाना, जो कि 1 to N जैसा है, वो बिना नई टेक्नोलॉजी यानी 0 to 1 के लंबे समय तक टिक नहीं सकता। स्रोत में चीन का ही उदाहरण फिर से आता है कि अगर वो मौजूदा तरीकों से अपनी ऊर्जा खपत दुगनी करेंगे तो जाहिर है प्रदूषण भी दोगुना हो जाएगा। ये सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल टिकाऊ रास्ता नहीं है ये। अच्छा, अब जो बात आ रही है वो थोड़ी चौंकाने वाली है और शायद जो हम आमतौर पर बिजनेस के बारे में सोचते हैं उसके बिल्कुल उलट है। थील मानते हैं कि बिजनेस में कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज नहीं है बल्कि बुरी है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना। हाँ, वो साफ कहते हैं कि कंपटीशन प्रॉफिट्स को खा जाता है। उनका मानना है कि कामयाब कंपनियां कंपटीशन से बचती हैं और मोनोपोली यानी एकाधिकार बनाने की कोशिश करती हैं। हाँ, ये विचार इकोनॉमिक्स की किताबों से बिल्कुल अलग है। आमतौर पे तो दो मॉडल सिखाए जाते हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन, जहां बहुत सारी कंपनियां हैं, सब एक जैसा सामान बेच रही हैं, कीमतें बाजार तय करता है और लंबे समय में कोई खास मुनाफा नहीं कमा पाता। और दूसरा मॉडल है मोनोपोली, जहां एक अकेली कंपनी बाजार पर राज करती है, अपनी कीमतें खुद तय कर सकती है, जैसे गूगल सर्च इंजन में है या फेसबुक सोशल नेटवर्किंग में। ये क्लासिक उदाहरण है। लेकिन मोनोपोली, एकाधिकार, ये तो आमतौर पर बुरा माना जाता है, बाजार के लिए, ग्राहकों के लिए नुकसानदेह। थील इसे कैसे सही ठहराते हैं? स्रोत क्या बताते हैं? वो किस तरह की मोनोपोली की बात कर रहे हैं? यही समझने वाली बात है। थील जिस मोनोपोली का समर्थन करते हैं उसे वो क्रिएटिव मोनोपोली कहते हैं। क्रिएटिव मोनोपोली। हाँ, ये उन कंपनियों की मोनोपोली है जो कुछ इतना मौलिक, इतना बेहतर बनाती हैं कि वो अपने लिए एक पूरी नई कैटेगरी ही खड़ी कर देती हैं, जहां उनका कोई सीधा प्रतियोगी होता ही नहीं है, कम से कम शुरुआत में। जैसे एप्पल ने आईफोन के साथ किया। अच्छा।
थील का तर्क यह है कि ऐसी मोनोपोली से जो तगड़ा मुनाफा मिलता है वही कंपनियों को भविष्य के बारे में लंबा सोचने की हिम्मत देता है, बड़े जोखिम भरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की क्षमता देता है, लगातार इनोवेशन करने की गुंजाइश बनती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि ऐसी कंपनियां फिर ज्यादा नैतिक मानक अपनाने का जोखिम भी उठा सकती हैं, जैसे गूगल का शुरुआती नारा था डोंट बी ईविल। ये सब उन कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल है जो गला काट प्रतिस्पर्धा में बस किसी तरह टिके रहने के लिए जूझ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों में एक अवलोकन ये भी है कि जो मोनोपोली वाली कंपनियां होती हैं वो अक्सर ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनकी मोनोपोली है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। जैसे गूगल खुद को सिर्फ सर्च कंपनी नहीं बताता, वो कहता है हम तो विज्ञापन में भी हैं, क्लाउड में भी, हार्डवेयर भी बनाते हैं, ताकि रेगुलेटर्स का ध्यान कम जाए, जबकि असलियत में उनका ज्यादातर पैसा सर्च विज्ञापनों से ही आता है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। अच्छा। हाँ, जो कंपनियां असल में भयंकर कंपटीशन में फंसी हैं वो अक्सर अपने छोटे से मार्केट को बहुत खास या अनोखा दिखाने की कोशिश करती है। स्रोत में पैलो अल्टो शहर के एक ब्रिटिश रेस्टोरेंट का मजेदार उदाहरण है। वो दावा कर सकता है कि जी हम तो शहर के इकलौते ब्रिटिश रेस्टोरेंट है, हाँ। जबकि हकीकत में वो शहर के सारे रेस्टोरेंट्स के साथ कंपटीशन में है। हाँ। तो ये एक तरह का दिखावा है। तो ये जो कंपटीशन का जुनून है ये एक तरह से भटकाऊ भी हो सकता है, मतलब इससे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच की पुरानी लड़ाई का उदाहरण देते हैं। वो एक दूसरे से भिड़ने में इतने उलझे रहे, अपने अपने कोर एरिया से बाहर जाकर लड़ते रहे ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्च में, कि एप्पल जैसी कंपनी iOS और मोबाइल में बाजी मार गए। हाँ, ये तो हुआ था। तो प्रतिस्पर्धा कई बार युद्ध जैसी हो जाती है, विनाशकारी, जहां कंपनियां पुरानी रंजिशों में फंसकर नए मौके गंवा देती हैं। पेपैल और एक्सकॉम का मर्जर भी, जो थील की अपनी कहानी का हिस्सा है, यही दिखाता है। लड़ाई खत्म करके साथ आने से दोनों को फायदा हुआ, स्थिरता आई। तो थील का निष्कर्ष साफ है, कंपटीशन से प्रॉफिट खत्म होता है, जबकि क्रिएटिव मोनोपोली से तरक्की होती है, नया निर्माण होता है। अच्छा, थील का एक और बड़ा आइडिया है सीक्रेट्स खोजने का, रहस्य। हाँ, सीक्रेट्स। उनका मानना है कि दुनिया में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो अनदेखा है, अनजाना है, जिसे खोजा जा सकता है। एक स्रोत में कहा भी गया है, हर बड़ी कंपनी एक सीक्रेट पर खड़ी होती है। बिल्कुल, मतलब एक ऐसे सच पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते या मानते नहीं। गूगल का सीक्रेट शायद उसका पेज रैंक एल्गोरिदम था। टेस्ला का सीक्रेट इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य को बहुत पहले भांप लेना था। तो ये फिर से वही शुरुआती सवाल आ गया, वो कौन सा जरूरी सच है जिसे आप मानते हैं पर बाकी लोग नहीं? हाँ, अक्सर इसी सवाल का जवाब वो सीक्रेट होता है जिस पर एक नई कंपनी या एक बड़ा इनोवेशन खड़ा हो सकता है। लेकिन क्या वाकई अब भी बड़े सीक्रेट्स खोजने बाकी हैं? कभी-कभी लगता है जैसे सब कुछ तो खोजा जा चुका है। यही वो आम धारणा है जिसे थील चुनौती देते हैं। लोग अक्सर मान लेते हैं कि भाई दुनिया के नक्शे पर अब कोई सफेद जगह नहीं बची, तो शायद खोजने को भी कुछ नहीं बचा। या फिर सामाजिक कारण होते हैं, लोग जोखिम लेने से डरते हैं या मौजूदा स्थिति से इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। थील दो तरह के सीक्रेट्स की बात करते हैं, एक प्रकृति के रहस्य जैसे फिजिक्स के नियम वगैरह, और दूसरे लोगों के बारे में रहस्य, यानी इंसानी जरूरतें, इच्छाएं या व्यवहार जो अनदेखे हैं। उनका मानना है कि बिजनेस बनाने के लिए अक्सर लोगों से जुड़े सीक्रेट्स ज्यादा काम के होते हैं। स्रोतों में इसके कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे एयरबीएनबी। उन्होंने एक अनदेखी सप्लाई को पहचाना कि आम लोगों के घरों में कमरे खाली पड़े हैं जिन्हें किराए पर दिया जा सकता है। हाँ, ये किसी ने सोचा नहीं था पहले। और उबर ने एक अनदेखी मांग को समझा कि लोगों को बस आसानी से एक बटन दबाकर राइड चाहिए। ये आइडियाज आज कितने सामान्य लगते हैं, पर जब शुरू हुए थे तब ये छिपे हुए सीक्रेट्स ही थे। बिल्कुल, और इन सीक्रेट्स को खोजने के लिए थील कहते हैं वहां देखना पड़ता है जहां दूसरे लोग नहीं देख रहे होते हैं। और जब आप ऐसा कोई सीक्रेट ढूंढ लेते हैं तो उसे सिर्फ अपनी टीम के साथ, सही लोगों के साथ साझा करना चाहिए। ये उस कंपनी की संस्कृति और ताकत बनता है। एक महान कंपनी अक्सर एक ऐसे ही साझा रहस्य के इर्द गिर्द बनी होती है जो बाहरी दुनिया से छुपा होता है। तो एक अनोखा आइडिया या सीक्रेट ढूंढना पहली सीढ़ी हुई। लेकिन थील कहते हैं कि सिर्फ आइडिया काफी नहीं है, उसे असलियत बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद चाहिए। इस बुनियाद के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है? थील इस पर बहुत जोर देते हैं कि स्टार्टअप के शुरुआती दिन और शुरुआती फैसले इतने महत्वपूर्ण होते हैं। वो उनकी तुलना किसी देश के संविधान से करते हैं,
कि एक बार बन गए तो बदलना लगभग नामुमकिन है। ओह, इसमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी फैसला है को-फाउंडर का चुनाव। को-फाउंडर, ये इतना अहम क्यों है? थील इसकी तुलना सीधे शादी से करते हैं। अच्छा, हाँ, कहते हैं कि जैसे गलत जीवन साथी चुनना तलाक का कारण बनता है, वैसे ही गलत को-फाउंडर चुनना कंपनी के टूटने की वजह बन सकता है। सिर्फ स्किल्स का मेल खाना काफी नहीं है, विचारों का, मूल्यों का और कंपनी के भविष्य को लेकर जो विजन है उसका मिलना भी उतना ही जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि थील पहले से जान पहचान यानी एक शेयर्ड हिस्ट्री को महत्व देते हैं, क्योंकि इससे आपसी समझ और भरोसा बनाने में मदद मिलती है। लुक नोसिक का उदाहरण भी दिया है, जिनका पहला स्टार्टअप को-फाउंडर से मतभेद के कारण नहीं चल पाया था। और को-फाउंडर्स के अलावा जो बाकी शुरुआती टीम होती है, उनके बारे में थील का क्या नजरिया है? यहाँ भी थील का नजरिया बहुत स्पष्ट है और शायद थोड़ा सख्त भी। वो मानते हैं कि शुरुआती टीम में हर किसी को पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, फुल टाइम कमिटेड। फुल टाइम? हाँ, वो कहते हैं या तो आप बस में हैं या बस से बाहर। पार्ट टाइमर या कंसल्टेंट से क्या होता है कि हितों का टकराव होने का खतरा रहता है। इसके अलावा वो सीईओ की सैलरी कम रखने की वकालत करते हैं। कम सैलरी क्यों? उनका तर्क दिलचस्प है। वो कहते हैं ज्यादा सैलरी सीईओ को शायद मौजूदा स्थिति बनाए रखने के लिए प्रेरित करें, जबकि कम सैलरी उसके समर्पण को दिखाती है और उसे कंपनी के लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करने में मदद करती है। बॉक्स के सीईओ एरन लिवी का उदाहरण दिया है, जिन्होंने खुद कम सैलरी लेकर अपनी टीम का भरोसा जीता था। हाँ, ये बात तो है। कैश बोनस से भी बचने को कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सोच को बढ़ावा दे सकते हैं। तो फिर टीम को जोड़ने और प्रेरित करने का तरीका क्या है? थील के अनुसार वो है इक्विटी। इक्विटी, कंपनी में हिस्सेदारी। हाँ, हिस्सेदारी। ये लोगों को मालिक जैसा महसूस कराती है और उनके हितों को कंपनी के लॉन्ग टर्म भविष्य से जोड़ती है। लेकिन वो ये भी चेताते हैं कि इक्विटी बांटते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सबको बराबर हिस्सा देना अक्सर सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर किसी का योगदान, जिम्मेदारी, कंपनी में आने का समय, ये सब अलग अलग होता है। और ये जानकारी कि किसको कितना हिस्सा मिला है, इसे गुप्त रखना भी टीम में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी हो सकता है। अच्छा, अब एक और क्षेत्र जहां थील की सोच थोड़ी अलग है, वो है सेल्स, बिक्री। अक्सर टेक की दुनिया में इंजीनियर्स या प्रोडक्ट बनाने वाले सेल्स को थोड़ा कमतर आंकते हैं। हाँ, ये होता है। लेकिन थील का कहना है सेल्स छुपा हुआ है, सेल्स इज हिडन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सबसे अच्छी सेल्स वो होती है जहां ये महसूस ही नहीं होता कि कुछ बेचा जा रहा है। सेल्समैन शब्द के साथ भले ही थोड़ी नेगेटिव छवि जुड़ी हो, लेकिन बेचने की कला, चाहे वो प्रोडक्ट हो, आइडिया हो या खुद कंपनी हो, ये बेहद जरूरी है। और खास बात यह है कि सेल्स के काम को अक्सर अलग अलग फैंसी टाइटल्स के पीछे छुपा दिया जाता है। विज्ञापन बेचने वाले अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, बिजनेस डील करने वाले बिजनेस डेवलपमेंट वाले कहलाते हैं, कंपनियों की खरीद फरोख्त कराने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, और जो खुद के विचारों और छवि को बेचते हैं उन्हें पॉलिटिशियन कहा जाता है। हाँ, सही है। असल में ये सब अलग अलग रूपों में सेल्स ही तो कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट या ग्राहक के हिसाब से सेल्स के तरीके भी अलग अलग होते होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत थील के बताए कई सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों का जिक्र करते हैं। सबसे ऊपर है कॉम्प्लेक्स सेल्स। ये तब काम आती है जब डील का साइज बहुत बड़ा हो, लाखों करोड़ों डॉलर का, जैसे स्पेसएक्स का नासा से कॉन्ट्रैक्ट। इसमें महीनों या साल लग सकते हैं, रिश्ते बनाने पड़ते हैं और अक्सर सीईओ खुद शामिल होते हैं। फिर आती है पर्सनल सेल्स। यहाँ डील साइज हजारों या लाख डॉलर में होता है। यहाँ एक सेल्स टीम ग्राहकों से व्यक्तिगत संबंध बनाकर प्रोडक्ट बेचती है, जैसे बॉक्स या ज़ोकडॉक करते हैं। इससे नीचे के स्तर पर कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स के लिए पारंपरिक मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग काम करती है, जैसे पीएनजी अपने रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स के लिए करती है। ठीक है। और फिर एक बहुत शक्तिशाली तरीका है वायरल मार्केटिंग, जहां प्रोडक्ट खुद ही अपनी मार्केटिंग करता है, क्योंकि यूजर्स उसे इस्तेमाल करके इतने खुश होते हैं कि वो दूसरों को भी बताते हैं। जैसे पेपैल ने रेफरल बोनस देकर शुरुआती ग्रोथ हासिल की थी। हाँ, वो बहुत चला था। थील का मानना है कि एक बेहतरीन सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन रणनीति खुद में इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो कंपनी को मोनोपोली जैसी स्थिति दिला दे। अच्छा। थील भविष्य को लेकर हमारे नजरिए पर भी बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो आशावाद, ऑप्टिमिज्म बनाम निराशावाद, पेसिमिज्म और निश्चितता, डेफिनेटनेस बनाम अनिश्चितता, इनडेफिनेटनेस के आधार पर 4 तरह की सोच बताते हैं।
ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो दिखाते हैं कि कोई समाज या व्यक्ति भविष्य को कैसे देखता है। पहला है अनिश्चित निराशावाद, इंडेफिनिट पेसिमिज्म। ये सोच यूरोप में ज्यादा दिखती है। लोग मानते हैं कि भविष्य शायद खराब होगा, पर कैसा होगा ये पता नहीं, तो वो बस इंतजार करते हैं और जो होता है उस पर रिएक्ट करते हैं। दूसरा, निश्चित निराशावाद, डेफिनिट पेसिमिज्म। इसका उदाहरण चीन को माना जाता है। उन्हें लगता है कि भविष्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, भले ही उन्हें बताए कि सीमाएं हैं। ओके। तीसरा, निश्चित आशावाद, डेफिनिट ऑप्टिमिज्म। ये नजरिया पश्चिमी दुनिया में कह सकते हैं 17वीं सदी से 1960 के दशक तक हावी था। लोगों को यकीन था कि भविष्य बेहतर होगा और वो उसे बनाने के लिए बड़े ठोस प्लान बनाते थे, जैसे चांद पर जाना, बड़े बांध बनाना, नई खोजें करना। अच्छा। और चौथा, अनिश्चित आशावाद, इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म। थील मानते हैं कि आज का अमेरिका इसी दौर में है। लोगों को उम्मीद तो है कि भविष्य अच्छा होगा, पर कैसे होगा इसका कोई स्पष्ट नक्शा या प्लान नहीं है। इसलिए सारा जोर प्रक्रिया पर है, मौजूदा चीजों को बेहतर बनाने पर है और सारे विकल्प खुले रखने पर है। ये अनिश्चित आशावाद वाली बात दिलचस्प है जी। इसका असर कैसे दिखता है रोजमर्रा में? अरे ये तो हर जगह दिखता है। छात्र कॉलेज में ढेरों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं ताकि उनके ऑप्शंस खुले रहें, पर किसी एक चीज में गहराई से महारत हासिल करने पर शायद कम ध्यान देते हैं। हाँ, ये बात तो है। फाइनेंस इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। इसका काम क्या है? पैसे को इधर से उधर घुमाना, जोखिम को मैनेज करना। ये नहीं बताता कि नई दौलत कैसे बनाई जाए। बहुत से प्रतिभाशाली युवा फाइनेंस या कंसल्टिंग में इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां भविष्य के लिए ऑप्शंस खुले दिखते हैं, बजाय इसके कि वो किसी एक बड़े निश्चित लक्ष्य के पीछे लगें। तो थील किस नजरिए का समर्थन करते हैं इन चारों में से? थील जोर देते हैं निश्चित आशावाद पर, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, यानी भविष्य का एक स्पष्ट महत्वाकांक्षी विजन होना और फिर उसे हकीकत बनाने के लिए एक ठोस सोचा समझा प्लान तैयार करना। स्रोत स्टीव जॉब्स का उदाहरण देते हैं। जॉब्स की महानता सिर्फ आईपॉड जैसे खूबसूरत प्रोडक्ट डिजाइन करने में नहीं थी, बल्कि एप्पल के लिए उनका कई सालों का निश्चित प्लान था जिसने पोस्ट पीसी युग की नींव रखी। थील लीन स्टार्टअप के बहुत ज्यादा इटरेशन, मतलब लगातार छोटे छोटे बदलाव करने वाले तरीके की भी थोड़ी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि ये तरीका बड़े साहसिक कदमों 0 to 1 वाले को हतोत्साहित कर सकता है। उनके लिए इंटेलिजेंट डिजाइन यानी सोच समझकर बनाई गई योजना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आखिर में एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है पावर लॉ का। ये क्या है और क्यों जरूरी है? पावर लॉ, हाँ, इसका सिद्धांत वेंचर कैपिटल वीसी की दुनिया में बहुत साफ दिखता है, लेकिन थील मानते हैं कि ये हर जगह लागू होता है। हर जगह? हाँ, इसका मूल विचार ये है कि किसी समूह में जो परिणाम होते हैं या जो असर होता है उसका वितरण बहुत असमान होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता। वीसी की दुनिया में एक फंड के ज्यादातर सारे रिटर्न्स बस कुछ ही, शायद 1 या 2 सुपरहिट कंपनियों से आते हैं, जबकि बाकी सारी कंपनियां या तो औसत प्रदर्शन करती हैं या डूब जाती हैं। क्या इसका कोई उदाहरण है स्रोतों में? फेसबुक और पैलेंटियर जैसी चंद कंपनियों से मिला रिटर्न बाकी सभी निवेशों के कुल रिटर्न से भी कहीं ज्यादा था। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ निवेशकों के लिए ही जरूरी है? थील कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत हम सबके जीवन और करियर पर भी लागू होता है। जीवन पर कैसे? देखिए, जिंदगी कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है जहां आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा निवेश करके सफल हो जाएं। आप एक साथ 10 अलग अलग करियर में शिखर पर नहीं पहुंच सकते। स्कूल हमें हर विषय में ठीक ठाक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन असल दुनिया में असाधारण सफलता अक्सर किसी एक चीज पर गहरे फोकस से मिलती है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें अपनी ऊर्जा और समय का निवेश बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, उन चीजों पर जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एकदम, उस एक चीज को पहचानना और उस पर ध्यान केंद्रित करना जिसमें आप न केवल अच्छे हैं बल्कि जो भविष्य में मूल्यवान भी साबित होगी। पावर लॉ ये भी इशारा करता है कि हमेशा अपना स्टार्टअप शुरू करना ही सबसे अच्छा रास्ता नहीं होता। कई बार किसी ऐसी रॉकेट शिप जैसी तेजी से बढ़ती हुई सफल कंपनी का हिस्सा बनना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।
स्रोत में गूगल का उदाहरण है, जहां शुरुआती दौर में मिली 0.01% हिस्सेदारी भी आज अरबों की हो सकती है, जो किसी असफल स्टार्टअप की 100% हिस्सेदारी से कहीं बेहतर है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही नियम बिजनेस के अंदर भी काम करता है। अक्सर आपका एक ही प्रोडक्ट या एक ही मार्केट या एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके ज्यादातर नतीजों के लिए जिम्मेदार होता है। उसे पहचानना और उस पर फोकस करना जरूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम पीटर थिल के 0 to 1 के इन मुख्य विचारों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि थील हमें पारंपरिक रास्तों से हटकर सोचने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नकल 1 to 1 करने की बजाय मौलिक निर्माण 0 to 1 पर ध्यान दो। कंपटीशन में ऊर्जा बर्बाद करने की जगह ऐसी क्रिएटिव मोनोपोली बनाओ जो तुम्हें इनोवेशन करने की आजादी दे। दुनिया में छुपे हुए सीक्रेट्स को खोजो और उन पर काम करो। अपने उद्यम की नींव इतनी मजबूती से रखो कि वो लंबे समय तक टिक सके, जिसमें सही लोग हों, सही संरचना हो। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत को कभी कम मत आंको। भविष्य को लेकर अनिश्चितता में रहने की बजाय एक निश्चित आशावादी योजना बनाओ। और हमेशा याद रखो कि सफलता अक्सर पार लॉ का पालन करती है, इसलिए सही चीज पर फोकस करना बेहद जरूरी है। हाँ, ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है। ये सिद्धांत सिर्फ स्टार्टअप बनाने वालों के लिए ही नहीं है, शायद हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं जो अपने काम या जीवन में कुछ नया, कुछ मौलिक करना चाहता है, या बस ये समझना चाहता है कि दुनिया में बड़े बदलाव आते कैसे हैं। बिल्कुल। और अंत में हम श्रोताओं के लिए वही सवाल छोड़ जाते हैं जिससे ये चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन इसे अपने जीवन या काम के संदर्भ में सोचें। वह कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिस पर आप विश्वास करते हैं, लेकिन आपके आसपास के बहुत कम लोग उससे सहमत हैं? क्या पता इसी सवाल के जवाब में आपके अपने 0 to 1 का रास्ता छिपा हो। पीटर थिल के विचारों में निस्संदेह और भी कई परतें हैं, और जो लोग और गहराई में उतरना चाहें वे उनकी मूल पुस्तक 0 to 1 को जरूर पढ़ सकते हैं। आज की इस विचारोत्तेजक चर्चा को यहीं विराम देते हैं।